देखिए, कुछ तो ऑपरेशनल रीजंस हैं कि उनके चार्टर के मुताबिक जो 31 मेंबर कंट्रीज हैं नेटो के, जी। उन सभी कंट्रीज को अग्री करना पड़ेगा क्योंकि अभी जंग चल रही है। जी। तो जंग के दौरान कोई नेटो ज्वाइन नहीं कर सकता, उसका एक ओके। कंडीशन होता है। अब इसको दोबारा ऑफेंसिव बनने के लिए सारे स्टेट्स का एक जो है विल होना चाहिए और हर कोई यूनाइटेड स्टेट्स के वेपन्स पे या उसकी लीडरशिप पे डिपेंडेंट है। जिस तरह से जो अब विल्नियस में जो समिट में उन लोगों ने बोला है कि भाई हम कोई टाइम फ्रेम आपको दे नहीं सकते, राइट। है ना। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि नेटो यूक्रेन को एज अ बार्गेनिंग चिप के तौर पे रशिया के सामने वो यूज करना चाहता है। हाँ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਪੁਟਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੋ ਹੈ ਨੇਟੋ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਕਰਮਿਸ਼ਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਡੀਮਿਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਡਿਊ ਡਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਮੁਗਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मनी मुगत जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी। थैंक यू। सो 1.5 साल का ये जो सफ़र है जी, इसके बारे में हम देख रहे हैं कि अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। कई बार इसी देख लेने कि जी रशिया काबज़ हो रहा है यूक्रेन के उत्ते, कई बार इसी देख रहे हैं कि यूक्रेन बमबारी कर रहा है, कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं हैगा। बट ये आस हैगी सी कि यूक्रेन जो है नेटो का मैंबर बन जाएगा। 1.5 साल तो बाद जंग तो बाद अजे भी यूक्रेन मैंबर नहीं बन सक रहा। ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੇਟੋ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਈ ਦਿਸ डिले? देखिए, कुछ तो ऑपरेशनल रीजंस हैं कि उनके चार्टर के मुताबिक जो 31 मेंबर कंट्रीज हैं नेटो के, जी। उन सभी कंट्रीज को अग्री करना पड़ेगा। सबकी रजामंदी होगी तो जाके जो है कोई एक वहां पे दाखिल हो सकता है नेटो में। जी। दूसरा कंडीशन ये है कि अ सिचुएशन ऑफ पीस मस्ट प्रिवेल, क्योंकि अभी जंग चल रही है। जी। तो जंग के दौरान कोई नेटो ज्वाइन नहीं कर सकता, उसका एक कंडीशन होता है। जो यूक्रेन को लग रहा है कि यही जो है एक क्लॉज का इस्तेमाल करके जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो नहीं चाहते हैं कि रशिया के साथ नेटो का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और रशिया को भी ये मालूम है, इसीलिए वो एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वो मेंटेन कर सकता है कि कभी जो है पीस होए ना, कि यूक्रेन का दाखिला हो ही ना। तो ये है ऑपरेशनल रीजंस। जो यूक्रेन की उम्मीद है, क्योंकि जो चार्टर 5 होता है जी नेटो का, कि उसके आर्टिकल 5 जिसके तहत जो मेंबर कंट्रीज है अगर कोई किसी एक पे भी एग्रेशन हो गया तो बाकी सारे जो हैं वो एक ऑलमोस्ट बाउंड बाय ट्रीटी हैं कि डिफेंड करेंगे, हम अपने फोर्सेस भेजेंगे। तो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव तो यही था, लेकिन फिर अब सारे कंट्रीज सेम पेज पे नहीं है। अब जैसे टर्की को ये नामंजूर था, अभी जैसे स्वीडन के मेंबरशिप के बारे में चल रही है बात। स्वीडन को आने के लिए टर्की ने मना किया हुआ है जी। लेकिन फिर टर्की को, क्योंकि उसको अपने भी डील्स देखने हैं। अब कल जो मीटिंग में टर्की ने अल्टीमेटली बोल दिया कि भाई चलो हम अग्री करते हैं, अब सिर्फ हंगरी बचता है जिसको रजामंदी देनी है। टर्की ने अपना डील करवा लिया कि यूएस से F-16 मिल जाएगा, जो पुराने उनके फ्लीट्स हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन में जो है ये थोड़ा और इनको जो है शेंजन वीजाज मिलेंगे। तो ये कंडीशनल होता है सब कुछ, नहीं ट्रांजैक्शनल होता है। यूक्रेन को उम्मीद है अब कि अब जैसे पहले वेस्टर्न वेपन्स नहीं देंगे, जैसे आपके शो पे भी हमने पहले बात की थी इस बारे में,
पहले टैंक्स की मांग हुई थी, या टैंक्स आ गए, अब F-16 की मांग हो रही है, वो भी शायद आ जाए। बिल्कुल। अब यूक्रेन की उम्मीदें बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को आप छोड़ दीजिए, कनाडा खुद इतना कंफर्टेबल नहीं है कि इतना क्लोज जो है रशिया के साथ एक कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन बन जाए। जी। जर्मनी का बिल्कुल कोई उनका इंटेंशन नहीं है कि रशिया के साथ जंग करें। ऐसे और भी कंट्रीज हैं। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव नेटो का था एज एन ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस, उसके बाद ये डिफेंसिव अलायंस ही रहा है। जी। अब इसको दोबारा ऑफेंसिव बनने के लिए सारे स्टेट्स का एक जो है विल होना चाहिए, और हर कोई यूनाइटेड स्टेट्स के वेपन्स पे या उसकी लीडरशिप पे डिपेंडेंट है। That's तो right. ये बहुत से इंटरनल इनके कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन अभी जो लग रहा है कि यूक्रेन का इतना शायद आसान नहीं होगा नेटो में जाना, क्योंकि यही एतराज था एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जब गए एब्सोल्युटली। कि सोवियत यूनियन जब टूटा तब उन लोगों ने ये कहा था कि आप नेटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे। जी। नेटो ने शुरू में तो बोल दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने या। कि अच्छा ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने सारे वादों पे जो है वो कायम Back नहीं down रहे, कर रहे हैं। है ना, जी, वो बैकआउट जी, कर दिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया चला गया, उसके बाद पोलैंड चला गया, या। है ना। अब सबसे बड़ा जो है यूक्रेन का बैकर पोलैंड है। पोलैंड ने सबसे ज्यादा हथियार भी दिए, टैंक्स भी भेजे, फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिए। ये सारे वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज रहे हैं जी। जो नेटो के मुखालिफ थे एक जमाने में। जी। तो इनका लोकल पॉलिटिक्स है विद रशियन फेडरेशन। उनको लग रहा है कि रशिया अब कितनी इतना बड़ा होता जाए, एग्रेसिव होता जा रहा है फिर से। तो फिनलैंड को ये शुबा हुआ कि भाई वी आर नॉट सेफ, तो फिनलैंड जाके शामिल हो गया इस साल। नया मेंबर आया, 31st मेंबर फिनलैंड है। अब 32nd मेंबर हो जाएगा शायद स्वीडन। जी। उसके बाद फिर शायद यूक्रेन का नंबर आ सकता है। लेकिन रशिया का जो उनका जो फिलॉसफी रहा है शुरू से ही, पोस्ट 91 फेज में भी, रशिया ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि नेटो उसके इतने नजदीक रहे। नो डाउट अबाउट इट। एंड ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਨੀਮੋਗਰ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੰਗ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਰ ਦੇ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਲ ਦ ਫਾਈਟ ਇਜ਼ ਔਨ, no one can become a member. ਸੋ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਤਾਂ ਡਰੈਗ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਚੰਕ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨੇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਵਾਰਸੋ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ 1 or 2 ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਨॉट गेटिंग इट। ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ? हाँ, जैसे यूक्रेन का ये फ्रस्ट्रेशन तो रहा ही है कि जो वेस्ट ने इतने अश्योरेंसेस दिए थे या फिर जो बैकडोर इनके नेगोशिएशन चल रहे थे, उसका नतीजा इतना अच्छा नहीं आया, इनके फेवर में नहीं हुआ है। 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स में या नेटो के मेंबर्स ने उस टाइम पे अनाउंस कर दिया था कि जॉर्जिया और यूक्रेन को कभी फ्यूचर में नेटो का मेंबर बनाया जा सकता है। जी। इस ऐलान पे रशिया जॉर्जिया वॉर भी हो गया था, है ना। 2014 में फिर क्रीमिया ले लिया यूक्रेन से, क्रीमिया। अब जो है पूरे यूक्रेन पे ही धावा बोल दिया गया है। तो रशिया की सेंसिटिविटी, क्योंकि अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रशिया खुद नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था, पुतिन जब पहले आए थे 2000-2001 के पीरियड में, क्योंकि एक नया रशिया था, वो कोशिश कर रहा था जो है अपना सोवियत पास जो है पीछे छोड़ दें। जी। क्योंकि 15 मेंबर्स में से एक था रशियन फेडरेशन, यूएसएसआर का, नहीं, वो कोशिश कर रहे थे कि उस लेगेसी से जो दूर हटा जाए। जी। लेकिन तब जो है वेस्ट ने रशिया को सोवियत लेगेसी से फर्क करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। उनको लगा कि भाई हम नहीं कर सकते, तो मजाक उड़ाया गया था उस टाइम पे कि बाप तो कभी ऐसा हो नहीं सके, क्योंकि रशिया उस जमाने में वीक था। लेकिन जो हमने देखा है आमतौर पे जो तारीख में क्या होता है कि जो बड़े पावर्स हैं,
जैसे ही रशियन एम्पायर किसी ज़माने में बहुत बड़ी कुवत थी, of नहीं? course. और फिर आप देखिए सोवियत यूनियन फिर बना, लेकिन बीच में ऐसे फेजेस रहे हैं जब वो एकदम गिर गया था। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक पीरियड आया जब सोवियत यूनियन बना नहीं था, वो एक अनसर्टेनिटी का पीरियड था। जी। सोवियत यूनियन टूटने के बाद एक और अनसर्टेनिटी का पीरियड रहा, ऑलमोस्ट 20 साल। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। जी। रशिया इज अ ग्रेट पावर और ये वेस्ट एक्नॉलेज करता है। Right. वो उनका जो पॉलिटिक्स वो अलग हो सकता है, उनका प्रोपेगेंडा अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली एवरीवन अग्रीज जी। कि ये इसको जो है छेड़ना नहीं चाहिए जितना हो सके। और यूक्रेन को लगता है कि उनके साथ एक ऑलमोस्ट बैकस्टैबिंग हुआ है। और अभी यूक्रेन को डर इसी बात का है जी। कि अगर नेटो ने नहीं सपोर्ट किया डायरेक्टली, तो जो प्रो रशियन जो वॉइसेस हैं विद इन यूक्रेन, Yeah. वो हावी हो जाएंगे। वो कहेंगे देखिए वेस्ट तो हमेशा पीठ पे छोड़ा भोगता है, That's right. तो यू कैन नेवर रिलाई ऑन देम। And that is why Mr. Zelensky had to go to this extent. It said that there seems to be no readiness to invite Ukraine to NATO or make it a member. जी। So एक तर੍ਹਾਂ ਦੀ direct threat ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ। ਜੀ ਐਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ NATO summit ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ NATO, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ them only that probably Ukraine went on war with Russia. नहीं, जैसे अब देखिए, अब रशिया ने तो इन्वेड किया, लेकिन हाँ यूक्रेन की तरफ से या फिर जो वेस्ट से जो सिग्नल्स मिल रहे थे वो रशिया को वो पसंद नहीं थे। उन्होंने पहले वार्न भी क्योंकि किया NATO था। was a major reason कि यूक्रेन NATO ਨੂੰ ज्वाइन कर रहा है, इस करके जंग उन्होंने किया सी, व्लादिमीर पुतिन ने यही किया सी। हाँ, तो वो इस बात को तो कभी नहीं वो मानेंगे। जी। नेटो का जो प्लान लग रहा है, जिस तरह से जो अब विल्नियस में जो समिट में उन लोगों ने बोला है कि भाई हम कोई टाइम फ्रेम आपको दे नहीं सकते, Right. है ना? तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि नेटो यूक्रेन को एज अ बार्गेनिंग चिप के तौर पे रशिया के सामने वो यूज करना चाहता है। Right. कि हो सकता है उनको ये उम्मीद है कि रशिया के साथ ये डील किया जा सकता है कि आप जंग को खत्म करें, हम भी फिर यूक्रेन को छोड़ देंगे, ऐसे हम नॉमिनल जो सपोर्ट देना होता है वो दे देंगे। ਰਾਈਟ, ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨੇਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है? नहीं, हो तो बहुत कुछ सकता है, क्योंकि नेटो की खुद की हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, क्योंकि वो अनाउंस कर दिया था, रशिया को भी जैसे एश्योरेंसेस दिए थे ना कि हम नहीं आएंगे, लेकिन वो अपने वादों पे कायम नहीं रहे। तो इसीलिए, और जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई जबान का पक्का होता नहीं है ना? तो अगर हम उसको बोल देंगे कि अच्छा आपने ऐसे वादा किया था, ऐसा होता नहीं है। तो अल्टीमेटली नेटो कंट्रीज को भी ये देखना पड़ेगा टोटल उनका स्ट्रेंथ क्या है। जी। ऑन पेपर जो स्ट्रेंथ होता है 3.5 मिलियन का टोटल 31 नेटो कंट्रीज का, जो रशियन फेडरेशन या किसी भी फोर्स के खिलाफ वो ले सकते हैं, ऑन पेपर है वो। एक्चुअल में इतना मुमकिन नहीं होता है कि, और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अफगानिस्तान के से विड्रॉ करने के बाद अब दोबारा से फोर्सेस भेजना ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, कम से कम अगले 5-6 सालों तक। तब तक अगर ये कंडीशंस रहें तो हो सकता है रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट को चलाए रखे, क्योंकि रशिया के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो एक लार्ज पावर है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि विल्नियस समिट खत्म होने के बाद क्या कोई कॉन्क्रीट गारंटीज मिलेंगे, क्या उनको टाइम फ्रेम दिया जाएगा? अभी तक तो नहीं दिया गया है। जी। अगर नहीं दिया गया तो अगले 1 साल तक क्या यूक्रेन टिक पाएगा मैदान में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਮਨੀ ਮੋਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੌਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਨੇਟੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ। ਯੂਕਰੇਨ ਨਾ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਹੀਲਰ ਐਂਡ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने थैंक के यू। लिए।